Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to start question series and the question series for Punjab PCS and the UPSC 2020. और इस क्वेश्चन सीरीज में करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों होंगे. सो दिस इज माय क्लास नंबर फर्स्ट एंड हियर इज सम ब्रीफ अबाउट मी. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सीरीज. The first question is the 61st Constitutional Amendment Act of 1991 प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. क्योंकि पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 1991 में हुआ था, इट्स प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. एंड द सेकंड इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली कैन मेक लॉज ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. और सेकंड पॉइंट में कहा गया हुआ है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विच इज एनसीटी ऑफ दिल्ली, it make laws on the matter of state list and concurrent list both. So here answer is neither one nor two. Here is the answer. And why neither one nor two? Because ऑप्शन में यहाँ पर कहा गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991. तो रेदर जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला है दैट इज एनसीटी विच इज अंडर द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट अ 61. So 69th Constitutional Amendment Act of 1991 provide a special status to the Union Territory of Delhi and redesignated as a NCT, that is a National Capital Territory of Delhi, and that designated the Administrator of Delhi as a Lieutenant Governor, and it is created a Legislative Assembly and the Councils of Minister for Delhi. तो यहाँ से वहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1991 द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. And previously Delhi had a metropolitan council and executive councils. Okay. और सेकंड पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ दिल्ली असेंबली 70 मेंबर्स. आप सभी को पता है 70 मेंबर्स हैं और रिसेंटली अरविंद केजरीवाल गॉट 63 सीट्स which is directly elected by the people and elections are conducted by the election commission of India. And the assembly can make laws on the matters of state list and concurrent list. जो वहाँ की legislative assembly है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों पे सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है बट एक्सेप्ट द थ्री मैटर्स. सो एक्सेप्ट द थ्री मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट दैट इज पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे वो कानून बना सकती है दिल्ली. सो द लॉ ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेल्स ओवर दोस मेड ऑफ द असेंबली. सो दैट्स वाई ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत जाते हैं बिकॉज 61st नहीं आंसर आएगा यहाँ पर, 69th अमेंडमेंट आएगा. और सेकंड है यहाँ पर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी कैन मेक लॉ ऑन द ऑल द मैटर्स. नो, ये भी गलत है. ऑल द मैटर्स नहीं है, स्टेट और यूनियन दोनों है बट एक्सेप्ट थ्री. और तीन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इन तीनों को छोड़ के दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी कानून पे किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड. The second question here is the foreign exchange reserves of India mainly consist of. आरबीआई के पास जो एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, ओके, आरबीआई के पास जो एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, तो फॉरेक्स में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की गई हुई हैं? द फर्स्ट इज फॉरेन करेंसी एसेट्स, सेकंड इज गोल्ड, थर्ड इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड फोर्थ इज द रिजर्व ट्रेंचेस पोजीशन. तो आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? पहले में कहा गया हुआ है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स. तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स प्रोवाइडेड बाय द आईएमएफ. एंड फोर्थ है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन. तो आंसर यहाँ पर है ऑल. ओके, तो आंसर इज ऑल. बाय ऑल बिकॉज यू कैन सी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आरबीआई प्लस फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 set the legal provision for governing the foreign exchange reserves. Okay, and the Reserve Bank of India accumulate foreign currency reserve by purchasing from authorized dealer in open market operation. तो foreign currency reserves को accumulate करती है, purchases करती है by the process of the open market operation. And the foreign exchange reserve of India act as a cushion against rupee volatility over the global interest rate rising. जब भी global prices पे fluctuation आता है
तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक क्वेश्चन होता है। अब जो एक हम बात कर सकें, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, हमारा रुपी कम वॉलाटाइल होता है। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ बिलो 4 कैटेगरी। तो पहला हो गया हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स, सेकंड है गोल्ड, थर्ड है स्पेशल ड्राइंग राइट्स और फोर्थ है रिजर्व ट्रेंचेस पोजीशन। सो आंसर इज डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड is on your screen, and the question here is the central administrative tribunal was established by सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट। तो कैट किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? ऑप्शंस है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर है नन ऑफ द अबव। व्हाई नन ऑफ द अबव? बिकॉज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल विच इज कैट वाज इस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के कानून से बनाया गया था ये। ओके, नॉट बाय प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड ऑल दैट, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेमली Administrative Tribunal Act 1985. Clear? And as a sequel of the 42nd Amendment of the Constitution of India inserting Article 323A. So CAT was established under the Central Administrative Tribunal Act 1985 as a sequel of the 42nd Amendment and inserting the Article number 323A into the Constitution. So this is so that's why answer is none of the above, because President, Prime Minister और Cabinet ये आंसर नहीं बनता। Now the question number 4 on your screen, and the question 4 is consider the following statement about the GCC. GCC की full form है Gulf Cooperation Council. Okay, what is the full form of a GCC? That is a Gulf Cooperation Council. And which is the following is true about the GCC? So first of all, the first option is it is an intergovernmental alliance consisting of all Arab states of the Persian Gulf except Iraq. जितने भी पर्शियन गल्फ में अरब स्टेट्स हैं उन सब का कंटिन्यूएशन, उन सब का अलायंस एक्सेप्ट इराक, एंड ऑल करंट मेंबर स्टेट ऑफ जीसीसी आर मोनार्की। और जितने भी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल्स के करंट मेंबर्स हैं ये सारे के सारे मोनार्की हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं, बट द आंसर हेयर इज बोथ। ओके, वाई बोथ? लेट मी टेल यू। ओके, तो ये क्यों आंसर है? Because the Gulf Cooperation Council is a political and economical alliance of 6 countries in the Arab Peninsula. So there are 6 countries which are politically and economically aligned. Okay, ये 6 countries कौन कौन सी है? The first is Arabia, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates and Oman. इसमें इराक नहीं आ रहा. Okay, you can see the here is not Iraq. So that's why option first तो मिल गया. तो फिर से मैं बता देता हूँ, सऊदी अरेबिया प्लस कुवैत प्लस बहरीन, आफ्टर दैट कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फिफ्थ है ओमान। तो ये 6 कंट्रीज आपके आते हैं एक्सेप्ट इराक। एंड ऑल करंट मेंबर स्टेट्स आर मोनार्की। तो सभी के सभी जितने भी कंट्रीज हैं ऑल आर मोनार्की, इंक्लूडिंग 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड 2 एब्सोल्यूट मोनार्की एंड 1 फेडरल मोनार्की, जिसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा मोनार्की है एंड 2 एब्सोल्यूट मोनार्की है एंड 1 इज अ फेडरल मोनार्की। ओके, तो कहाँ कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है? कतर, कुवैत एंड बहरीन। कतर, कुवैत एंड बहरीन, इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और 2 एब्सोल्यूट मोनार्की है सऊदी अरेबिया और ओमान में, और फेडरल मोनार्की है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो यू कैन से दैट ऑल 6 आर मोनार्की which is composed of 7 member state and each which is a absolute monarchy with on emir. So the answer is C, both 1 and 2 are correct. Okay, next is, तो ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। तो 2 ऑप्शन है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका हुआ है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। So first option is the inter-creditor agreement is aimed at the resolution of the loan account. तो इंटर-creditor agreement का मेन काम क्या है? टू रिजॉल्व द लोन अकाउंट्स विद द साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ग्रुप ऑफ द लेंडर। कम से कम इसमें जो अमाउंट होना चाहिए मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सशक्त प्लान। तो ये भी करेक्ट है, और यहाँ पर आंसर सी बनेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सशक्त प्लान। तो ये सशक्त प्लान भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था
approved by the government to address the problem of resolving bad loans. जिनके लोन बैड डेट्स में आ चुके हुए हैं उनको लोन को कैसे सॉर्ट आउट करना. So this is under the Shashakt plan and after that inter-creditor agreement. So answer here is both. The inter-creditor agreement is aimed at the resolution of the loan account with the size of rupees 50 crore. Okay, इसमें size at least 50 crore होना चाहिए. तो this is agreement through the inter-creditor and above that the under the control of the groups of the lender, and it is a part of the Shashakt plan approved by the government to address the problem of resolving bad loans. So over the last few years, Indian bank have been forced by Reserve Bank of India to recognize trouble assets on their books, क्योंकि भारत सरकार और भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियंस के जितने भी बैंक उनको फोर्सफुली कहा जा रहा है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं जो ट्रबल्ड में हैं उनको सामने लेकर आए. But their resolutions remained a challenge, according to the banker Sunil Mehta, who headed the panel and recommended the plan. Clear? Sunil Mehta. So the disagreement between joint lender is the biggest problem in resolving the stress assets. So here the answer is a C. Okay. So 5 question. Now the question number 6 on your screen. Which of the following statement is correct about Tiger Trump sometime in news? तो ये एक exercise है. It is a trilateral service. It's a tri services exercise. Tiger Trump. ये एक टाइगर जो ट्रम्प एक एक्सरसाइज है दैट इज इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्स. ओके, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प. The first ever India and the United States Armed Force Tri-Service Exercise Tiger Trump was held off Kalikanad coast in East Godavari district, and this was the first tri-service exercise by the both countries on a humanitarian assistance and the disaster relief. तो ये रिसेंटली कंडक्ट की गई थी, ओके, बिफोर द लॉकडाउन पीरियड. सो आंसर इज टाइगर ट्रम्प एंड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्स ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, एंड दिस इज द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया. ओके, now the question number 7. The question number 7 is a very simple question and one word question. इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट यू नो हमारा साउथ इंडिया में या सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट. नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में दोनों में इंदिरा पॉइंट ही हमारे आते हैं. और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार एंड कार निकोबार. तो यू कैन सी हियर द पिक्चर. हियर इज द इंदिरा पॉइंट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पर है ग्रेट निकोबार. ओके, इंदिरा पॉइंट इज अ विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट एट अ ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार. तो जो सदर्न पॉइंट है भारत का इंदिरा पॉइंट बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी, तो ये है ग्रेट निकोबार में. ओके, ग्रेट निकोबार. सो दैट्स व्हाई आंसर इज अ सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पे. द बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्यवन एंड चंद्रगुप्त. तो ये सारे के सारे गुप्तास रूलर थे. ऑल वर गुप्तास रूलर. यू नो गुप्तास एम्पायर को गोल्डन एज कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री. सो बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर पे है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य एंड चंद्रगुप्तवन. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन. ओके, प्लीज मेक श्योर ये नाम आपको याद रहना चाहिए, बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन. So Bitari pillar inscription of Skandagupta was discovered in Bitari, which is in Saidpur, Gazipur, यूपी में है ये, and dates the reign of the Gupta emperor ruler Skandagupta. ठीक है, स्कंदगुप्त ऐसे कहा जाता है. इसके बाद गुप्तास काफी वीक हो गए थे, तो ये लास्ट स्ट्रॉन्ग गुप्तास रूलर है. And among other things, the inscription is extremely important in understanding the chronology of various Gupta rulers. And it also mentioned the conflict between the Skandagupta and the Pushyamitra as well as the Huns. ओके, क्योंकि गुप्तास के बाद फिर नेक्स्ट जो रूलर्स आए थे वो पुष्यमित्र शुंग थे. ओके, तो पुष्यमित्र सॉरी यहाँ पर हुंस का मेन कन्फ्लिक्शन है. सो आंसर हियर इज अ स्कंदगुप्त. ठीक है, स्कंदगुप्त इज रिलेटेड विद द बिटारी यूपी, बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is modern history. Consider the following statement. Maulana
Azad established the Mohammedan Anglo-Oriental College? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है. And the second is the Kuka movement in Punjab aimed at purifying the Sikh religion and removing all abuses, superstitions and ill practices. तो मोहम्मद फर्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट रखी थी, ये फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया हुआ है. और सेकंड है कुका मूवमेंट पंजाब के साथ. तो सभी को पता है कि मौलाना अब्दुल कलाम ओके आज़ाद ये मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के इस्टेब्लिशर नहीं थे. एंड हु वाज सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के इस्टेब्लिश इन्होंने किया था, जो बाद में बनी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी के बाद ही बनी थी. एंड द फाउंडर वाज सर सैयद अहमद खान. एंड सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये कूका मूवमेंट थी पंजाब में. इसमें बड़ा फेमस एक एनिमल को भी स्पेसिफाई किया गया था, काओ एनिमल को. ठीक है. और कूका मूवमेंट जो पंजाब की मूवमेंट थी, ये सिख रिलीजन को प्योरीफाई करने के लिए, तो रिमूविंग द ऑल अब्यूसेस, सुपरस्टिशंस एंड इल प्रैक्टिसेस के लिए. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. एंड क्वेश्चन नंबर 10th है, और ये भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन है. The term sixth mass extinction and the sixth extinction is often mentioned in news in the context of सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन से पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं, और पांचों की पांचों जो मास एक्सटिंक्शन हुई है, मास एक्सटिंक्शन का था बहुत ज़्यादा फ्लोरा फोना का डिस्ट्रक्शन होना, और ये पांचों की पांचों मास एक्सटिंक्शन हुई थी नेचुरल, ओके, नेचर ने की है. और जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन हो रही है और जो चल रही है जिसका प्रोसेस, वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है. So the option is D. Mankind over exploitation and misuse of natural resources, fragmentations, loss, natural habitat, destruction of ecosystem, pollution, and the global climate change. Humans, okay, mankind, इनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन से नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया जा रहा है, फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल दैट. और इससे पहले जो जितने भी 5 मास एक्सटिंक्शंस हुई हैं, ये नेचुरल है. ओके. तो ये थी हमारी क्लास नंबर 1, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए. इन फ्यूचर आई विल कम विद द मोर क्लासेस, और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एंड दीज क्लासेस विल इंपॉर्टेंट फॉर आईएएस एंड पंजाब पीसीएस एस्पिरेंट. एंड for 2020 it will contain current affairs and static affairs both. Okay, so here is brief about me. I'm already educator on Unacademy. Kindly follow me on Unacademy also. There are a lot of free classes on Unacademy by me, and kindly subscribe my channel and like my video. Thank you.